Hello everyone, how are you all? I welcome you all to Twitter. I am so excited today to welcome you to our brand new idiom series where you will learn one idiom at a time with its meaning, easy examples, and exam focused uses. So, let's begin our series with the first letter of idioms, which is going to be alphabet letter E. ओके तो आज हम मीडियम सीरीज में इस सीरीज को कवर करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो आज का हमारा जो लेटर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट लेटर ए। ओके तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ए लेटर से स्टार्ट होने वाले जो भी ईडियम्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स होते हैं, वो टोटल 26 फन ईडियम्स हम कवर करेंगे जो हमारे डे टू लाइफ में एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज भी होते हैं और एग्जाम्पल्स एग्जाम में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिपीटिंग ईडियम्स होते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक विदाउट एनी डिले। So, our first idiom is going to be a bird in the hand is worth two in the bush. एक बर्ड होता है हैंड में, वो वर्थ होता है टू इन द बश। इसका क्या मीनिंग होता है? Having something that is certain is much better than taking a risk for more because chances are you might lose everything. आपके पास में एक चीज है वो सर्टेन है ना, वो मच बेटर है अगर आप दूसरे अच्छे चीजों के लिए रिस्क ले रहे हैं, उसको एक को छोड़ देते हैं दूसरे किसी चीज के लिए, मोर बेटर चीजों के लिए, ओके मच बेटर चीजों के लिए। बट आप क्या करेंगे अगर उनके लिए रिस्क लेंगे, अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो जो आपके पास में सर्टेन एक चीज थी तो वो भी आप क्या करेंगे, लॉस कर जाएंगे। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, आप सब कुछ लूज कर जाएंगे। ओके तो अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। क्लियर? I will keep my study job instead of chasing that risky business idea. A bird in the hand is worth two in the bush. मैं अपना जो स्टडी जॉब है वो छोटा ही है, मैं उसको रखूंगी बिकॉज चेजिंग दैट रिस्की बिजनेस, मुझे रिस्की बिजनेस को चेज करने का आइडिया जो है वो क्या है, रिस्की है। अगर मैं वो आइडिया ले लेती हूँ तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो बिजनेस सही नहीं चले तो मेरे पास में जो स्टडी जॉब है वो भी चली जाएगी, तो मैं सब कुछ लूज कर लूंगी, है ना। तो मेरे पास जो स्टडी जॉब है वो बेटर है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिस्की बिजनेस आइडिया। ओके सो अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बश। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड इडियम इज अ ब्लेजिंग इन डिस्गाइज। ब्लेजिंग इन डिस्गाइज का क्या मीनिंग होता है? समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके साथ में कब अच्छा हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, रिकॉग्नाइज नहीं होता फर्स्ट, उसके बाद धीरे धीरे रिकॉग्नाइज होता है कि हाँ कुछ एक चीज अगर आप सही कर रहे हो, अगर उसमें कुछ अच्छा हो रहा है ना, और आपको पता ही नहीं कि सेकंड आपको है ना पॉजिटिव रिजल्ट में मिल रहा है, वो आपको बाद में पता चलता है, आपको फर्स्ट रिकॉग्नाइज नहीं होता है। ओके तो ये क्या हो जाएगा, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जाम्पल, losing that job was a blessing in disguise. It pushed me to start my own business. उस जॉब को लूज करना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। वो कैसे? पहले तो रिकॉग्नाइज, बाद में पता चला कैसे, बिकॉज इसने क्या पुश किया, इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। इसने मुझे मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पुश किया। तो ये क्या होता है, एक हिडन गिफ्ट होता है। ओके ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट एरिया में हमारा अ चिप ऑन योर शोल्डर। अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में कोई चीज हो रखी है बट उसको सोच सोच के आज आप क्या कर रहे हैं, आप अभी अपसेट हो रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये क्या है, अ चिप ऑन योर शोल्डर, आप अपने शोल्डर पे चिप लेके घूम रहे हैं पास्ट की। ओके कैरिंग द वेट, आप पास्ट वाले जो है ना सैड मोमेंट का जो वेट है वो कैरी कर रहे हैं अपने शोल्डर पे। तो ये क्या हो जाएगा, अ चिप ऑन योर शोल्डर। ओके एग्जाम्पल कैसे याद कर सकते हैं, he still has a chip on his shoulder about not making the team last year. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इडियम है हमारा इडियम नंबर 4 विच इज अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन क्या होता है, एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन एंड इजी टू फाइंड है। एग्जाम्पल,
अ डाइम अ डज़न मतलब एक डज़न आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं कि आपके पास कुछ पैसे हैं, आप मार्केट गए फ्रूट्स परचेज़ करने के लिए, है ना? तो आपने देखा कि एप्पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन था। एप्पल सारे ही सारे फ्रूट शॉप पे अवेलेबल थे, तो एप्पल क्या हो गया, अ डाइम अ डज़न, ये बहुत ज़्यादा कॉमन था और ईज़ी टू फाइंड था। ओके, तो a dime a dozen, a coffee shops are a dime a dozen in this city, there is one on every corner। कॉफी शॉप क्या है, एवरी कॉर्नर पे एक कॉफी शॉप है, तो कॉफी शॉप्स क्या है, डाइम अ डजन इन दिस सिटी। ओके, जो बहुत ज्यादा कॉमन है, तो एक वन डजन एप्पल क्या है, एवरी कॉर्नर पे एवरी फ्रूट शॉप पे आपको मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इडियम नंबर 5 हमारा बोलता है अ डाउटिंग थॉमस। अ डाउटिंग थॉमस क्या होता है, स्पेक्टिक, डाउटिंग का मतलब होता है स्पेक्टिकल, स्केप्टिकल, डाउटफुल। ओके, डाउटिंग थॉमस, स्केप्टिक हु नीड्स फिजिकल और पर्सनल एविडेंस इन ऑर्डर टू बिलीव समथिंग। ऐसा थॉमस है, ऐसा थॉमस नाम, ऐसे इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, एक थॉमस है ना, थॉमस नाम का एक पर्सन है, वो ऐसा डाउटफुल है, उसको कुछ भी कहोगे तो उसको हर चीज का प्रूफ चाहिए, है ना? तो वो कैसा है, डाउटफुल है, डाउटिंग है, तो डाउटिंग थॉमस बोल सकता है ना, स्केप्टिक है, डाउटफुल है ना? तो उसको एक फिजिकल या फिर पर्सनल एविडेंस चाहिए, वो ऐसे मानता नहीं, बातों पे विश्वास ही नहीं करता बिल्कुल भी, उसको हर चीज का प्रूफ चाहिए, फिजिकल या फिर पर्सनल एविडेंस। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टॉम इज सच अ डाउटिंग थॉमस, he won't believe it until he sees the test result himself। जब तक वो खुद टेस्ट रिजल्ट नहीं देख सकता तब तक वो बिलीव नहीं करता, तो वो कैसा है, टॉम डाउटिंग थॉमस। क्लियर? नेक्स्ट, इडियम नंबर 6 हमारा बोलता है अ ड्रॉप इन द बकेट। ड्रॉप इन द बकेट का क्या मीनिंग होता है, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। ये इतना बड़ा माउंटेन है और इसका छोटा सा, ये टाइनी सा पार्ट होता है, तो ये क्या होता है, अ ड्रॉप इन द बकेट, मतलब ये कंप्लीट बकेट है ना, ये कंप्लीट बकेट है, ये कंप्लीट वाटर होना चाहिए, बट इसमें क्या है, ओनली अ ड्रॉप है, सिंगल ड्रॉप है, तो मतलब एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा पार्ट है एक बड़े से चीज का, तो ये क्या हो जाएगा, अ ड्रॉप इन द बकेट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, माई $10 donation was just a drop in the bucket compared to what they needed। उनको इतना डोनेशन की नीड थी कि मेरा जो $10 का जो डोनेशन था वो कैसा था, ओनली अ ड्रॉप इन द बकेट, इतना छोटा सा डोनेशन था मेरा। ओके, उनको बहुत ज्यादा डोनेशन की रिक्वायरमेंट थी, जस्ट अ टाइनी अमाउंट। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ इडियम विच इज अ फूल एंड हिज मनी आर इजीली। अ फूल एंड हिज मनी आर इजीली, क्या मीनिंग है इसका, इट्स इजी फॉर अ फूलिश पर्सन टू लूज हर हिज मनी, है ना? अ फूल, फूल क्या होता है ना, जिसको आप इजीली फूल बना सकते हो, पागल बना सकते हो, एंड हिज मनी आर इजीली, उसकी मनी और पर्सन को क्या कर सकते हो, इजीली फूल बना सकते हो, कैसे, इट्स इजी फॉर अ फुलिश पर्सन, एक जो फुलिश पर्सन होता है ना, तो उसको, उसके लिए बहुत इजी रहता है, उसके लिए उसके पैसे को लूज कर जाना। समझो कि ये एक पर्सन है, उस घर पे एक छोटा सा बच्चा है ना, तो बच्चे क्या होता है, बहुत ज्यादा फुलिश होता है, बहुत ज्यादा बातों में आ जाता है, कुछ गेस्ट आए घर पे और उन्होंने क्या हुआ, उसके लिए क्या गिफ्ट्स लेके है, और गिफ्ट के साथ में क्या हुआ, उसको शादी के टाइम पे कुछ पैसे भी दिए, है ना? तो मम्मी पापा क्या करते हैं, चलो ये मेरे को दे दो, मैं तुम्हारे लिए इससे बहुत अच्छे से गिफ्ट परचेज करूंगी, तुम्हारे लिए ये परचेज करूंगी, तुम्हारे लिए वो टॉय परचेज करूंगी, तो ऐसे क्या करते हैं, वो फूल बना के क्या कर देते हैं, वो पैसे ले लेते हैं और गिफ्ट दे देते हैं सिर्फ, है ना? तो ये क्या हो जाएगा फिर, वो बच्चा, अ फूल एंड हिज मनी आर इजीली। ओके, तो ये बहुत इजी हो जाएगा उस बच्चे के लिए, वो बच्चा कैसा हो जाएगा, फुलिश पर्सन टू लूज हर मनी। So he bought 10 lottery tickets in one day. A fool and his money are easily parted. Okay, spend wisely. Okay, next. नेक्स्ट इडियम है हमारा अ हाउस डिवाइडेड कैन नॉट स्टैंड। एक हाउस जो डिवाइडेड होता है ना, वो कभी भी स्टैंड नहीं कर सकता है, कैसे? एग्जाम्पल, मीनिंग क्या है इसका, एवरी वन इन्वॉल्व मस्ट यूनिफाई एंड फंक्शन टुगेदर और इट विल नॉट वर्क आउट। अगर काम करेंगे एक पर्सन के अंदर में, मान लो कि 10 पीपल है टोटल, है ना? अब 10 का डिसीजन, अगर कंप्लीट कोई डिसीजन लेना है तो मेजोरिटी विन करती है, 10 में से अगर, है ना,
फाइव ने बोल दिया कि काम होगा, फाइव ने बोल दिया काम नहीं होगा, बट नहीं। और ये क्या बोलता है, अगर हाउस डिवाइडेड होगा, अगर 7 और 3 में भी डिवाइड होगा ना, बट फिर भी डिवाइडेड है, तो वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। डिसीजन ऐसा होना चाहिए कंप्लीट स्टैंड के 10% जो मेजोरिटी है, उनकी जो मेजोरिटी होनी चाहिए उस डिसीजन में, तो क्या होगा, वो हाउस स्टैंड करेगा। एक कंप्लीट हाउस की पीपल क्या होते हैं, यूनिफाई होके रहते हैं, कंप्लीट एक साथ होके फंक्शन करते हैं, तब भी वो अच्छे से घर चल सकता है ना। तो ये क्या इडियम है, अ हाउस डिवाइडेड कैन नॉट स्टैंड। एक हाउस जो डिवाइडेड होता है वो स्टैंड नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिफाई रहना पड़ेगा, एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा सबको। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, a team kept arguing and eventually lost every match. A house divided against itself cannot stand. तो क्या वो टीम जो थी कंप्लीट वो आर्ग्यू कर रही थी, और इवेंचुअली क्या 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 उसने अपना मैच, एवरी मैच लूज कर दिया। क्यों, व्हाई, बिकॉज अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट। अगर हाउस खुद से ही अगर डिवाइडेड है ना, तो वो खुद से कैसे स्टैंड नहीं कर सकता, कैन नॉट स्टैंड। ओके, यूनाइटेड वी स्टैंड। नेक्स्ट इडियम है हमारा लेटर ए से, अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट। अ लेपर्ड, जो लेपर्ड के ऊपर क्या होता है, स्पॉट्स होता है, येलो कलर, येलो लेपर्ड्स होता है, और लेपर्ड के ऊपर कैसे ये स्पॉट्स होता है, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, है ना। तो वो स्पॉट्स क्या कर सकता है, अगर लेपर्ड को तो नहीं, लेपर्ड को ये पता है कि उसकी बॉडी कैसी है, उसकी स्किन कैसी, उसकी स्किन के ऊपर टॉप ऐसे क्या है, स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, बट वो क्या कर सकता है, वो चेंज नहीं कर सकता उनको, है ना। वो ह्यूमन तो नहीं है कि ह्यूमन अपने हेयर कलर को चेंज कर देंगे, ब्लीच कर देंगे, नहीं। लेपर्ड अपने स्किन को चेंज नहीं कर सकता, वो अपने स्पॉट को चेंज नहीं कर सकता। मतलब क्या है, यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। आप अपने आप जो है अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, आप जैसे है वैसे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, he promised to be on time but he was late again. A leopard can't change his spot because उसने promise किया था कि वो time पे आएगा, but वो he was late again. अब again वो late था, तो इस क्या हो जाएगा इसके यहाँ पे, a leopard can't change his spot. अब leopard कभी भी अपने spots को change नहीं कर सकता, वो अभी वो जो है वो जैसा ही रहेगा, वो चाहे promise भी करे तो वो time पे नहीं आएगा। जो late कमर्स है वो late ही होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 10, द स्टार्ट विथ लेटर ए, अ penny saved इज अ penny earned। ओके, ये क्या है, पिगी बैंक है ना। तो वो बचपन में सबने पिगी बैंक रखा होगा इस तरह का, तो हम क्या करते हैं, पैनी सेव करते हैं। पैनी का मतलब होता है मनी, क्या होता है, मनी। तो हम जितना मनी सेव करेंगे ना, उतना ही मनी अर्न करेंगे। कैसे करते थे, तो रोज मम्मा से पापा से क्या क्या, मम्मा 5 रुपीज दे दो, 10 रुपीज दे दो, हम क्या करते थे, अपने इस पिगी बैंक में कलेक्ट करते रहते थे, है ना। हम जितना कलेक्ट करेंगे, हम इतना सेव करेंगे, उतना ही हम अर्न करते हैं, है ना। तो जैसे ही मंथ का एंड हो जाएगा, ईयर का एंड हो जाएगा, जो फिक्स डे होता है, हम क्या करते हैं उस टाइम पे, क्या करते हैं, पिगी बैंक को खोलते हैं, और हम सारे का सारा जो मनी कलेक्ट किया हुआ वो काउंट करते हैं, और बताते हैं कि देखो उसने कितना अर्न किया है। तो क्या हो जाएगा, अ पैनी सेव्ड इज अ पैनी अर्न। जितना आप सेव करेंगे ना, उतना ही आप अर्न करेंगे। बाय नॉट स्पेंडिंग मनी यू आर सेविंग मनी। आप स्पेंड नहीं कर रहे, स्पेंड जितना कम करेंगे उतना ही आप अर्न करेंगे मनी को। एग्जाम्पल, आई स्किप्ड माई डेली कॉफी एंड सेव्ड $100 दिस मंथ। अ पैनी सेव्ड इज अ पैनी। मतलब मैंने अपना डेली का कॉफी स्किप कर दिया, और एवरी एक इस मंथ में मैंने कितना सेव किया, $100। तो क्या हो गया, अ पैनी सेव्ड इज अ पैनी अर्नड। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। जो हमें 1,000 वर्ड्स नहीं समझा सकती है ना, वो एक पिक्चर होता है वॉल पे, वो हमें समझा सकता है। तो पिक्चर क्या बोलती है, पिक्चर पूरी स्टोरी बताती है। अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज फार मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स। जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हमें जितना समझ में आता है ना, उस वो डिस्क्रिप्टिव अगर लिखा हुआ होगा तो बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा पढ़ने में भी और अंडरस्टैंड करने में भी। बट वही अगर चीज आपको विजुअल फॉर्म में आपको ग्राफिकली शो करे, ग्राफ बना के शो करे, पिक्चर फॉर्म में आपको समझाए और विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे, तो आपको बहुत जल्दी क्विक हो जाएगा और लॉन्ग टाइम तक वो मेमोराइज रहेगा। जैसे कि ये ईडियम्स है ना, इसमें पिक्चर्स भी गिवन है, मीनिंग भी गिवन है, और इडियम भी गिवन है। पहले आप ईडियम पढ़ेंगे, फिर पिक्चर को देखेंगे, फिर आप मेमोरी फॉर्मेशन के थ्रू ट्रिक्स को रिमेम्बर करेंगे, याद रखेंगे, तो वो चीजें काफी लंबे समय तक लर्न रहती है और वो स्टोरी याद रहती है।
तो क्या इसका क्या मीनिंग है? पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड। जो आप चीजें आप डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स जितना नहीं समझा सकती है ना, उस वो कंप्लीट जो है आपको सिंगल पिक्चर एक्सप्लेन कर सकती है। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो बेटर होता है डिस्क्रिप्टिव से। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? Instead of explaining the chart, I just showed the graph. A picture paints 100 words. मतलब एक कंप्लीट चार्ट को एक्सप्लेन करने से बेटर मैंने सिर्फ उनको ग्राफ शो कर दिया, जिससे कि क्या हो गया, वो सब कुछ समझ गए। ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ में चेक हो जाता है क्लियरली, डेटा क्लियर दे रखा हो, कितना बैक जा रहा है, कितना अप कर रहा है, कितना डाउन कर रहा है। तो सिर्फ एक ग्राफ से आप समझ सकते हो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से डेटा को क्लियरली, है ना। नेक्स्ट है हमारा अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत इजीली किसी काम को कर देना। अ टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजीली। मान लो ये केक आपके सामने है ना। अगर आपको इसमें से एक पीस कट करना है तो कितना जल्दी कट हो जाएगा। बहुत स्मूथ, ये केक इतना बहुत स्मूथ होता है ना। प्लास्टिक के नाइफ से कितना इजीली कट हो सकता है अ पीस ऑफ केक। तो मतलब है बहुत इजीली आप इसको कट कर सकते हो, बहुत इजी टास्क है। लास्ट द मैथ टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक, आई फिनिश्ड इट इन 15 मिनट। जो मैथ पेपर था वो पीस ऑफ केक था, मैंने कितना टाइम में कवर कंप्लीट कर दिया उसको? 15 मिनट में ही कंप्लीट किया। बहुत इजी था, सो इजी एंड स्वीट। नेक्स्ट इडियम इज अ स्लैप ऑन द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जो आपके हाथ की कलाई होती है उस पर आप स्लैप करेंगे, हल्का सा मारेंगे, तो क्या हो जाएगा? बहुत छोटा सा पनिशमेंट है, तो क्या हो जाएगा? अ स्लैप ऑन द ब्रेस्ट मतलब अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, बहुत छोटा सा पनिशमेंट, जस्ट अ जेंटल वार्निंग। एग्जाम्पल, he only got a slap on the wrist for being late, just a warning, not real punishment. उसको क्या मिली? जस्ट एक वार्निंग मिली, रियल पनिशमेंट नहीं मिली बीइंग लेट होने की। ओके, तो ये इसकी क्या हो जाएगा? स्लैप ऑन द ब्रेस्ट। नेक्स्ट है हमारा अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का क्या मतलब होता है? व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीट अदर्स। मतलब आप जैसा दूसरों के साथ बिहेव करेंगे ना, दूसरे भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। ओके, रेस्पेक्ट दो और रेस्पेक्ट लो। जैसा आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, आपको भी उनके साथ में वैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा, तभी आपको वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, तो टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, आपको अपने ही मेडिसिन का टेस्ट मिलेगा। जैसा आप दूसरों से ट्रीट करेंगे वैसा ही दूसरे आपसे ट्रीट करेंगे। तो आपको क्या करना, आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से, तो वैसा ही आपको उनके साथ में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा इसका? She always interrupts people, so when they interrupted her, she got a taste of her own medicine. वो क्या करती है? हमेशा पीपल को इंटरप्ट करती है मिड में। तो जब भी वो इंटरप्ट होती हैं, when they interrupted her, जब वो उसको इंटरप्ट करते हैं ना, तो वो उसको क्या मिल जाता है? she got a taste of her own, उसको अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट मिल जाता है। she got a taste of her own medicine. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा अ टॉस अप। टॉस अप का मीनिंग क्या होता है? रिजल्ट दैट इज स्टिल अनक्लियर एंड कैन गो इधर वे। रिजल्ट या तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। अभी तक हमें नहीं पढ़ा है ना। तो टॉस अप इसको कैसे याद रखेंगे? एक कॉइन होता है ना। कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हमें रिजल्ट नहीं पता हो, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। तो रिजल्ट अनक्लियर है, तो टॉस किसको करते हैं? कॉइन को करते हैं। तो हम कॉइन क्या बताता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो रिजल्ट कैसा है? अनक्लियर है। क्लियर? याद हो जाएगा इजीली। It's a toss up whether we will go to the bench or we will go to the beach or the mountains district. ये it's still toss up. ये अभी तक क्लियर नहीं है कि हम बीच जाएंगे या फिर माउंटेन्स जाएंगे दिस वीकेंड। नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 16, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो हमारे जो एक्शंस होते हैं ना, वो ज्यादा बात करते हैं वर्ड्स से। जितना हम बोलते नहीं है ना, उतना हमारे एक्शंस बोलते हैं।
मीनिंग क्या हो जाएगा, इट्स बेटर टू एक्चुअली डू समथिंग देन जस्ट टॉक अबाउट इट। आप बात करने से ज्यादा क्या करो, काम कंप्लीट करके दिखा दो, तो लोग क्या करेंगे, अपने आप समझ जाएंगे। अगर आप उनको सिर्फ बात करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझेंगे। बट जिस दिन आपने एग्जाम क्लियर कर दिया ना, तो उनको पता चल ही जाएगा, तो वो आपके जो एक्शंस होते हैं ना, आपका जो रिजल्ट है ना, वो ऑटोमेटिक आप उनको बोलेगा कि ये देखो ये काम कर रहा था और आज इसका रिजल्ट आ गया और इसने क्लियर भी कर दिया। ओके, तो एक्शन स्पीक लाउडर देन जस्ट वर्ड्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, डोंट जस्ट प्रॉमिस टू हेल्प, एक्चुअली शो अप। आप सिर्फ प्रॉमिस मत करो, उसको शो करो। कैसे, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बिकॉज आप एक्शन करके दिखा दो। आप सिर्फ बात करके नहीं करो कि मैं कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। आप बस करते रहो, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो वो उनको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपके एक्शन से। नेक्स्ट है हमारा इडियम, ऐड फ्यूल टू द फायर। अब फायर में अगर फ्यूल ऐड करेंगे तो फायर क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, डिवास्टेटिंग सिचुएशन क्रिएट कर देगी। इसका मीनिंग होता है, whenever something is done to make a bad situation even worse than it is। पहले ही से ही कोई सिचुएशन बैड है, आप उसमें और फ्यूल ऐड कर रहे हैं, तो सिचुएशन कैसी हो रही है, वर्स हो रही है, और बेटर नहीं हो रही, और ज्यादा वर्ड्स होती जा रही है, बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एड फ्यूल टू द फायर। एग्जाम्पल, हर एंग्री रिप्लाई ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर एंड मेड द आर्ग्यूमेंट वर्स। उसका जो एंग्री रिप्लाई था ना, ओनली क्या ऐड किया उसने, फ्यूल ऐड कर दिया फायर में, और जो आर्ग्यूमेंट था ना उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। ओके, सिचुएशन को वर्स कर दिया, मेकिंग इट वर्स। नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 18, अगेंस्ट द क्लॉक। क्लॉक कैसा चलता है, क्लॉक वाइज इस तरह से घूमता है, बट आप इस तरह से वर्क कर रहे हो। अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, रश कर रहे हो, आपके पास टाइम बहुत कम है ना, यू हैव अ वेरी लैक ऑफ टाइम, और यू हैव टू डू समथिंग सो मच वर्क। तो आप क्या करेंगे, अगेंस्ट द क्लॉक वर्क करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी रश करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप रश करते हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप क्या करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द क्लॉक। वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। आपके पास डेडलाइन की टाइम लाइन फॉर एग्जाम्पल गिवन है 1 मंथ, है ना, बट आपके पास काम कितना बचा है, 2 मंथ का। तो आप क्या करेंगे, आपके पास 1 मंथ ही बचा है, बट आपका काम तो डबल है, तो आप क्या करेंगे, बहुत टाइम कम है, तो आप क्या करेंगे, रश करेंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज टाइम इज रनिंग, टाइम वेट्स फॉर नन। नेक्स्ट है हमारा एरियम नंबर 19, विच इज व्हाट, ऑल बार्क एंड नो बाइट। जो सिर्फ ज्यादा बात करते हैं ना, वो कोई एक्शन करके नहीं बताते, वो ऐसा बोलते रहते। फैमिली में 1-2% ऐसे होते ही है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बट वो सिर्फ बातें करने की होती है, उनसे होता कुछ नहीं है। तो ऑल बार्क एंड नो बाइट, सिर्फ वो बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, when someone is threatening and or aggressive but not willing to engage in a fight। वो सिर्फ एग्रेसिव वे में बात करते हैं, थ्रेटन करते रहते हैं, बट वो फाइट करने के लिए एंगेज नहीं होते हैं ना, वो नहीं चाहते फाइट करना, एंगेज नहीं होना चाहते, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट हिज थ्रेट्स, ही इज ऑल बार्क एंड नो बट। उसके थ्रेट्स से ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, ही इज ऑल बार्क एंड नो बट। वो सिर्फ बोलता है, एक्शन कुछ नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑल ग्रीक टू मी। अब ग्रीक क्या है, ऑल ग्रीक टू मी मतलब मेरे लिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस एंड इनकम्प्रीहेंसिबल, लाइक समवन हु कैन नॉट रीड, स्पीक और अंडरस्टैंड एनी ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज वुड बी। मुझे नहीं पता, एक ग्रीक लैंग्वेज है, अब मुझे नहीं पता, ना ही तो मुझे उसको रीड करना आता है, ना ही मुझे उसको राइट करना आता है, और ना ही मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम एन इंडियन। मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंडियन की नेटिव लैंग्वेज कोई भी आती है, बट मुझे ग्रीक नहीं आती है, बिकॉज आई एम नॉट ग्रीक, आई एम एन इंडियन। सो तो ग्रीक क्या है, मतलब जो मीनिंगलेस है मेरे लिए, है ना, मैं उसको समझ नहीं सकती, मैं उसको बोल नहीं सकती, मैं रीड नहीं कर सकती, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑल ग्रीक टू मी। एग्जाम्पल, आई ट्राई टू रीड द लीगल डॉक्यूमेंट बट इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। मैंने ट्राई किया रीड करने के लीगल डॉक्यूमेंट को, बट
मुझे उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, तो इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। क्लियर। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑल इन द सेम बोट। ऑल इन द सेम बोट मतलब when everyone is which is facing the same challenges, सब के सब एक साथ सेम चैलेंज फेस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑल इन द सेम बोट। ओके, सेम टीम सेम स्ट्रगल। एक पर्सन है, ये क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है आईटी कंपनी में, तो अब क्या हो रहा है? लेआउट्स ज्यादा हो रहा है ना? तो इसकी जॉब निकल गई, रिलीव हो गया। अब सेकंड पर्सन जो वो भी आईटी कंपनी से है, तो कुछ कुछ बहुत सारे पर्सन होंगे वो सेम सिचुएशन फेस कर रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये सारे ही पर्सन कैसे हो जाएंगे? ऑल इन द सेम बोट, दे आर फेसिंग द सेम चैलेंजेस राइट नाउ। ओके, एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा इसका? वी आर ऑल इन द सेम बोट विथ दिस डिफरेंट डिफिकल्ट एग्जाम, लेट्स स्टडी टुगेदर। ओके, तो इस डिफिकल्ट एग्जाम के लिए हम क्या है? वी आर ऑल इन द सेम बोट, तो हमें क्या करना चाहिए? हम एक साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 22 विच इज एन आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। मतलब इसको कैसे लर्न करेंगे? बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना ह्यूमन के, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ना? तो आप समझ लो कि आपको एक आर्म सेल करना है, आपको बहुत ज्यादा पैसे की नीड है, और आपको बोला कि आपको एक आर्म और आपको एक लेग सेल करना है, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। मतलब ये क्या है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये जस्ट लर्न करने की ट्रिक है ना? तो ये क्या है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो बहुत ज्यादा आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, वेरी एक्सपेंसिव, तो इसको क्या बोलेंगे? एन आर्म एंड अ लेग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? दैट स्पोर्ट्स कार कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग वे मोर देन आई कैन अफोर्ड। इतना ज्यादा कॉस्ट है उसका स्पोर्ट्स कार का कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इट्स कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग फॉर मी। ओके, सो एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 23 विच इज एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन। अब ग्राइंड करना है ना? ग्राइंड करना है किसको? एक्स को। तो क्या है? मतलब डिस्प्यूट होगा। अब ग्राइंडर में तो क्या, आप ग्रेन ग्राइंड कर सकते हो, फ्रूट्स ग्राइंड कर सकते हो, बट एग्स थोड़ी ग्राइंड होगा। एग्स क्या होता है? मेटल होता है ना? तो क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? तो इसको क्या मीनिंग होता है? टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन। इट्स जस्ट अ ट्रिक, सो डोंट टेक इट सीरियसली। ओके, इट्स जस्ट अ ट्रिक टू लर्न। तो एन एक्स टू ग्राइंड क्या हो जाएगा? टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? He has an axe to grind with the manager ever since the promotion went to someone else. ओके, मैनेजर के साथ में उसका हमेशा डिस्प्यूट हो जाता है, जब भी प्रमोशन होता है वो किसी और को चला जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इडियम नंबर 24 एप्पल ऑफ माई आई। एप्पल ऑफ माई आई का क्या मतलब होता है? समवन हु इज चेरिश्ड अबव ऑल अदर, जो सबको सबसे प्यारा होता है। मामा बोलती है ना, तुम तो मेरी आंखों का तारा हो, तुम तो मेरी आंखों का तारा हो, मतलब तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। ओके, तो ये क्या होता है? एन एप्पल ऑफ माई आई। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लिटिल सारा इज द एप्पल ऑफ हर ग्रैंड फादर्स आई, ही स्पॉइल्स हर विथ लव। तो जो सारा है ना, वो अपने ग्रैंडफादर की एप्पल ऑफ हर आए हैं। ओके, एप्पल ऑफ ग्रैंडफादर्स आए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? उसको बिगाड़ रहे हैं उसके प्यार से, है ना? बहुत ज्यादा लव होता है वो भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्या हो जाता है? बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना? तो एन एप्पल ऑफ माई आई का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा चेरिश्ड और लव्ड। नेक्स्ट है हमारा एज हाई एज अ काइट। एज हाई एज अ काइट का क्या मीनिंग हो जाएगा? एनीथिंग दैट इज हाई अप इन द स्काई। बहुत ज्यादा हाई, जैसे काइट कितना ऊंचाई तक उड़ता है ऊपर में, है ना? तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा स्काई में, तो इसको क्या बोलेंगे? एज हाई एज काइट। जितना काइट हाइट पे जाता है उतना ही है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे स्काई के अंदर। ओके, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द काइट फ्लू एज हाई एज अ काइट एंड द स्ट्रॉन्ग विंड एज द बिच। Okay, up and up away, it's called what? As high as a kite. नेक्स्ट इडियम है हमारा एट द ड्रॉप ऑफ हेड। अब एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब होता है एक पर्सन है जिसने हेड पहन के रखी है ना? एक पर्सन है जिसने हेड पहन के रखी है, अब वो क्या कर रहा है? उसको इतना ही टाइम लगेगा। आप एक हेड को हटाना है हाथ से, तो कितना टाइम लगेगा? मिली सेकेंड्स लगेंगे। ओके,
तो ये कितना बहुत फीलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आपको हाथ से हेड को हटाना तो बहुत ज्यादा मिली सेकेंड्स लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डू समथिंग इमीडिएटली, बहुत जल्दी जल्दी कर देना, एकदम बहुत जल्दी कर देना, इमीडिएट किसी चीज को कर देना, तो ये क्या हो जाता है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शी वुड ट्रैवल एनीवेयर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, नो प्लानिंग नीडेड। उसको कहीं भी ट्रैवल करना हो तो वो कर लेती है एट द ड्रॉप ऑफ हैट, उसको प्लानिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट अवे। सो दीज वर ऑल द 26 idioms स्टार्ट विथ लेटर ए। तो आप मुझे बता सकते हैं आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे बता सकते हैं कि इस सीरीज को, ये सीरीज आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। और ऐसे ही ये हमारा सीरीज का फर्स्ट लेक्चर था जो इसमें हमने 26 ईडीएम टू द पॉइंट कवर किए विद द हेल्प ऑफ इमेजेस एंड एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट सीरीज में हम कवर करेंगे लेटर बी के idioms। ओके, सो stay ready for the next video, and if you haven't subscribed the channel yet, you can do subscribe the channel and share, like and comment on the videos for any suggestion। सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए, जिससे कि कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।